तो सी एजुकेशन आई इसमें आपका स्वागत है। ये संसद से संबंधित ठीक है, संसद से संबंधित सारे इसमें टॉपिक कवर होने वाले आपके सारे कवर होंगे। इसमें आपका 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, सब कवर हो जाएगा इसमें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल करें। इसमें बिल्कुल आपको NCERT का बिल्कुल एकदम सार संकलन एक तरह से मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप यहाँ देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही आपके 50 क्वेश्चन है, ये पूरा कवर करने वाले हैं। टेलीग्राम का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय, एक सेकंड पेन को चेंज कर लेते हैं फिर करते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई थी? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, या फिर ब्रिटेन के संविधान से, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो ये लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। संसदीय शासन का उद्भव ब्रिटेन में होता है। ब्रिटिश संसद को संसद की माँ, मदर ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश संसद को मदर ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल द्वारा की शासन एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है जो सैकड़ों वर्षों से ब्रिटेन में विकसित हुई है। इस व्यवस्था का नाम लंदन पेरिस ऑफ द वेस्टमिंस्टर के आधारित पर किया गया था। ब्रिटेन की संसद में स्थित है, इसलिए वेस्टमिंस्टर का अर्थ है कि सरकार का स्वरूप संसदीय है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 534, 545, 550 या 540? ठीक है, तो 540 होती है, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये होगा कि आप इसको ना लिखते भी चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसे कहीं कॉपी में उतारते चलेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा साथ में, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी MCQ भी करा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो चलो जाकर देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के MCQ पढ़े हुए हैं, और जो बचे हैं वो भी आ जाएंगे कुछ दिन में आपके। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है, जिसमें राज्यों की 530, केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सदस्य हो सकते हैं। किंतु वर्तमान में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से एवं 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम पूछा गया था ना, अधिकतम पूछा गया था, तो 550 होगा यहाँ पे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 या फिर 5? तो 6 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 43(1) के तहत राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका उसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति सेवा निवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का गठन किस वर्ष होता है? 1950 में, 51 में, 53 में या फिर 52 में? तो जो राज्यसभा का गठन होता है ये होता है 1952 में। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 1952 में हुआ। इसका प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1954 में राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते थे, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, वेतन आयोग, सांसद या फिर मंत्रिमंडल? तो कौन निर्धारित करता है? सांसद करता है। संविधान के अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति एवं लोक सेवा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वेतन भत्ते संसद की विधि द्वारा समय सीमा पर निर्धारित करती है। इसका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, वित्त मंत्री या फिर योजना आयोग? तो जो राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा है उसको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के भाग 5 व अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या संघ और राज्यों तथा किसी अन्य
प्राधिकारी या फिर निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संघ या राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट समीक्षा करने के लिए संसदीय समिति कौन सी है? प्रकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रिपोर्ट समिति करती है? लोक लेखा समिति, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं इंग्लिश में। देख लेते हैं, नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा संबंधी परीक्षण संबंधी प्रतिवेदों की जांच लेखा समिति करती है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन 1921 में होता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, साथ में 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के शामिल हैं। ठीक है, सबसे पुरानी समिति है, ध्यान रखेंगे क्या है, सबसे ओल्ड समिति है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद का या फिर विधानसभा का? तो इसका आंसर क्या होगा कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य या फिर सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा वोट दिया जाता है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या कटौती प्रस्ताव? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के अविलंबनीय विषयों पर संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति और अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जा सकता है, जिसके तहत सदन की नियमित कार्यवाही की स्थगित करने पर चर्चा की जाती है। इस प्रस्ताव में कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा होना आवश्यक है। ठीक है, 2.5 घंटा तक चर्चा होना इसमें आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं, मंत्रिपरिषद शामिल नहीं है इसमें। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव? तो जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट, मंत्री एवं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होती है। इससे 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट सचिव। निम्नलिखित में से कौन संसद का से संबंधित नहीं है? आहूत करना, सत्राभाषण करना, बर्खास्त करना या फिर विघटन करना? तो क्या नहीं है? बर्खास्त करना। बर्खास्त करना भारत की संसदीय शब्दावली से संबंधित प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, उनके अधिकारों में सत्राभाषण करेगा और लोकसभा में विघटन भी कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा के किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। कोई भी धन विधेयक, एक सेकंड कलर को चेंज करते हैं थोड़ा, कोई भी धन विधेयक या तो या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका निश्चय अंतिम होता है। और आर्टिकल 177 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। धन विधेयक का उल्लेख संबंधित अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि निम्न विषयों में सम्मिलित होंगे। जैसे क्या क्या है देख लेते हैं। किसी का कर अधिरोपण, उन्मूलन, परिहार, परिवर्तन एवं भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का कोई प्रत्याभूत
प्रतिभूति, भार संचय निधि या आकस्मिक निधि पर किसी व्यय को भारित करता है। ठीक है, तो इस शर्तों के साथ वो चलता है। प्रकलन समिति संसद के सदन के सदस्यों द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, दोनों सदनों के सदस्यों से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के। स्टीमिंग कमेटी, प्रकलन समिति एक अस्थायी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यह समिति सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के गहन परीक्षण करती है और आवश्यक उपचारात्मक, आर्थिक उपाय एवं प्रशासनिक सुधारों में संबंधित सुझाव भी दिया करती है। स्टीमिंग कमेटी संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 या फिर 1/3 या फिर कुल संख्या का 1/6 भाग या फिर कुल संख्या का 1/10वां भाग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10वां होगा, 1/10वां। लोकसभा के विपक्ष भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल होता है। विपक्ष का दर्जा उस पार्टी या दल को दिया जाता है जिसकी सदस्य संख्या उस सदन के 1/10वां भाग से बराबर होनी चाहिए। लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद, इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है। जबकि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच सहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति शक्ति प्राप्त करता है कि वह विधेयक विचारों करने के मतदान करने के लिए दोनों सदनों को नियुक्त अधिवेशन बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 108 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, मतलब बुलाई जाएगी। संसद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा द्वारा की जाती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। वर्ष 1967 में यह परंपरा चली आ रही है। इस समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति कभी कभी प्रकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इन समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो लोक लेखा समिति है उसकी जुड़वा बहन के रूप में जो स्टीमिंग कमेटी है, प्रकलन समिति है, उसको जुड़वा बहन के रूप में कहा जाता है, क्योंकि इनके जो कार्य हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रकलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों में संबंध करती है। जो प्रकलन समिति है यह सार्वजनिक व्यय पे अनुमानों को संबंध कार्य करती है और लेख लेखा समिति ये सरकार के व्यय के प्रदान करती है। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे काम करती हैं बट उनका कार्य क्षेत्र अलग है, इसलिए जुड़ा बन के जानी जाती हैं। विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं करती हैं जिनका उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि धन उसी में खर्च हुआ है जिसके लिए उसे प्रदान किया गया था। तो इनका मुख्यतः काम है, ध्यान रखेंगे। संसदीय एक प्रकार की विशेषता है। कार्यपालिका की निश्चित कार्यकाल होता है। कार्यपालिका के लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका के विधानमंडल से अलग होता है या फिर संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर डी है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी होती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका एवं विधायिका के संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में विभाजित किया जा सकता है। भारत संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समान कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में नियुक्त होती है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो सिर्फ एक नाम मात्र का कार्यवाहक होता है और वास्तविक शासकीय होती है जिसमें जनता चुनती है, जैसे कि मंत्रियों को चुनती है या फिर मंत्रिपरिषद होता है पीएम सहित, उन पर ऐसी शक्ति होती है। प्रधानमंत्री की सामूहिक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।